हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे छंद। छंद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन यहाँ से पुट अप किया था आपके एग्जाम में। छंद की बात करें तो छंद जो है वो पिंगल नामक मुनि ने इसको कंपाइल किया और इसीलिए इसको पिंगल शास्त्र के नाम या आर्यशास्त्र के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें तो इसे छंद शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम छंद का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है बच्चे? ऋग्वेद में हम सबसे पहले छंदों की चर्चा देखते हैं। तो छंद की चर्चा सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिली है। अगर हम देखें वर्ण, मात्रा, तुक, लय और विराम, पद, चरण के आबद्ध, यानी इनको रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू इनको जब हम क्रमबद्ध रखते हैं उसी को हम लोग पंक्तिबद्ध या आबद्ध करते हैं तो उसे छंद कहा जाता है। ठीक, यानी कि वर्ण, मात्रा और तुक और लय और विराम, पद और चरण के जो आबद्ध या पंक्तिबद्ध होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। अगर हम बात करें तो छंद के कुछ अंग होते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। छंद के बेसिकली 7 जो है आपके क्या होते हैं? अंग होते हैं। अंग अगर हम देखें तो अंग को 7 भागों में बांटा गया है। पहला वर्ण। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हर्ष वर्ण, एक होता है दीर्घ। हर्ष को हम लघु कहते हैं, दीर्घ को हम गुरु कहते हैं। अगर बात करें आ, ई और उ, है ना, स्मॉल जो आपके होते हैं ये हर्ष स्वर में आ जाते हैं, हर्ष वर्ण में आ जाते हैं। और दीर्घ में आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अनुसार और विसर्ग इसके अंतर्गत आ जाते हैं, दीर्घ के अंतर्गत। तो आई होप आपको वर्ण क्लियर हो गए होंगे। फिर हम आते हैं मात्रा। मात्रा का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है अगर हम देखें छंदों के अंतर्गत। तो मात्रा में अगर हम देखें तो पहली जो मात्रा आपका होता है उसमें हम लोग मात्रा केवल स्वर की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। हम देखें तो लघु मात्रा को हम एक डंडे से रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे, और हम दीर्घ को हम लोग एस के फॉर्म में बना देते हैं। ठीक है, तो ये दीर्घ मात्रा है और ये आपकी लघु मात्रा है। यति जो होता है वो ठहराव होता है। प्रत्येक चरण के अंत में जब ठहराव देते हैं हम उसी को यति कहा जाता है। गति क्या होती है? जो तुकबंदी या फिर लय आप कह सकते हो, इसको लय कह सकते हो। जो लय होती है, लय जो बनती है, हम जब पढ़ते हैं, जैसे हमने दोहे को पढ़ा तो दोहे को हमने मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई जा तन की झाई पड़े, है ना, पड़े श्याम हरिदुति होए होए सोए, ये सब क्या है? ये हमारे बेसिकली गति या लय को रिप्रेजेंट करते हैं। और पाद या चरण की बात करें तो 4 चरण होते हैं। तुक की बात करें समान वर्णों के अंत, ये सोई होई ये आपके समान चरण है, तो तुक के अंतर्गत आ रहे हैं। और गति जो होती है वो लय होती है। जो कर्ण जो हमारे होते हैं उनको जो कर्ण सुगम या कर्ण को अच्छी लगने वाली, मीठी लगने वाली जो लयबद्धता होती है उसी को गति कहते हैं। देखिए गति में और तुक में अंतर होगा। तुक जो होगी वो अंत में आएगा, जो वर्ण के जो आपके चरण के अंत में आएगा। सोई हुई ये आपके क्या बना रहे हैं? तुकबंदी कर रहे हैं। तो समान वर्णों को अंतिम चरण में जो तुकबंदी वाले वर्ण हैं उनको तुक कहेंगे। गति जो लय होती है, एक सिर्फ आप कहते हो रहीमन पानी रखे बिन पानी सब सुन, मोती गए न उबरे मोती मानस सुन, यानी कहने का मतलब आप इसको ऐसे पढ़ रहे हो कि एक लयबद्धता आ रही है, एक क्या आ रही है, आपका एक लय बन रही है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? गति हो जाता है। तुक की बात करें तो समान वर्णों के चरण के अंत में। और गण की बात करें तो हम देखते हैं 3 वर्णों, 3 वर्णों का समूह ही गण कहलाता है। तो आई होप आपको ये पूरी चीजें समझ में आ रही होंगी। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट थिंग। अब हम अगली थिंग देखेंगे, उसमें हम लोग 3 भेद देखेंगे। यहाँ पर पहले छंद के हम मुख्यतः 2 प्रकार के छंद देखते हैं। एक मात्रिक छंद होता है, एक वर्णिक छंद होता है। मात्रिक छंद के आधार पर हम लोग मात्राओं के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं या फिर रिकॉग्नाइज या पहचानते हैं कि कौन सा छंद है। इसके अंतर्गत दोहा, सोरठा और चौपाई आते हैं। और पहचान अगर वर्णों के आधार पर या वर्णों के क्रम के आधार पर की जाए तो उसको हम लोग वर्णिक छंद कहते हैं। गीतिका यानी हरिगीतिका, सवैया, इंद्रप्रजा और उपेंद्र प्रजा, वज्रा नाम करके आपके आते हैं इसके अंतर्गत, वर्णिक छंद के अंतर्गत। अगर हम बात करें मुक्त छंद, ये आधुनिक कविता में आज के कॉन्सेप्ट में मुक्त छंद की बात की तो आपके बेसिकली क्वेश्चन पेपर में मुक्त छंद नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें आगे फर्दर भेद करें तो 3 भेद होते हैं, विषम, सम और अर्धसम। अगर अर्धसम की बात करें तो प्रथम और तृतीय चरण में जो मात्राएं होंगी वो इक्वल होंगी और द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राएं इक्वल होंगी, तो हम ये कहेंगे कि वो अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद के अंतर्गत जैसे हमने कहा दोहा, सोरठा ये सब आते हैं। अगर हम बात करें विषम, तो विषम में किसी भी चरण की मात्राएं इक्वल नहीं होती हैं, बराबर नहीं होती। सम मात्रिक छंद में चारों चरणों की मात्राएं समान होती हैं या वर्ण समान होते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग सम मात्रिक छंद में जाते हैं। अब हम देखेंगे मात्रिक छंद के भेद। और मात्रिक छंद के भेद में हमने पहला देखा दोहा। दोहा में देखिए प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं।
द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो आप याद रखिएगा प्रथम और तृतीय चरण 13-13 और द्वितीय व चतुर्थ चरण में कितनी होंगी आपकी 11-11 मात्राएं होंगी। इसके अंतर्गत हमने एग्जाम्पल देखो लिखा हुआ है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरुद्युत हुई। तो आप इसमें देखिए ना, आप देख लीजिएगा इसमें इतने आपके फर्स्ट जो चरण है इसमें आपकी मात्राएं होंगी 13, इसमें द्वितीय चरण में 11, तृतीय चरण में 13, फिर इसमें चतुर्थ चरण में 11। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और प्लस इधर देखिए सोरठा जस्ट दोहे का उल्टा होता है, दोहे का जस्ट रिवर्स कर देना है। पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं बच्चे समझना, और दूसरे व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगर हम देखें सुनी केवट के बैन, ठीक, बेम लपेटे अटपटे, है ना, बिहसे करुणा नयन और चितह जानकी लखनदन। अब देखिए इसमें आप देखेंगे तो पहले व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं, जस्ट रिवर्स कर देना है दोहे को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में भी आगे लेंगे, ठीक है, और उसको देख रहे होंगे।